प्रेजेंट होना शुरू हो गई है। सलमान ये अपनी ना स्क्रीन प्रेजेंटेशन बंद करें ताकि मैं करूं। अच्छा, ये हमने एम्पेरिकल अप्रोच अभी डिस्कस की थी। नेक्स्ट वन इज एनालिटिकल एनालिसिस। एनालिटिकल एनालिसिस जो है वो आपका बेसिकली आपको एक एल्गोरिदम या सूडो कोड गिवन होता है, उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उसके लिहाज से आप देखते हैं कि हर स्टेटमेंट कितने दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, तो उस लिहाज से हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज़ करते हुए उस किसी भी एल्गोरिदम का एनालिसिस करते हैं। In analytical approach, the running time is estimated by analyzing and counting the primitive operations कि जितने जितने भी primitive operations परफॉर्म हो रहे हैं ना आपके पास, उनको हमने एनालाइज करना है और काउंट करना है। primitive operations क्या होते हैं आपके पास? लाइक आपकी ये जो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेशंस हो गए, या आपके पास कोई इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, या कोई वैल्यू किसी को असाइन हो रही है, या हम ग्रेटर देन लेस देन की वैल्यू चेक करें। तो जो भी बेसिक ऑपरेशंस एक प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म हो सकती हैं उसको हम प्रिमिटिव ऑपरेशंस बोलते हैं। तो एनालिटिकल अप्रोच में हम रनिंग टाइम को एस्टिमेट करते हैं बाय एनालाइजिंग एंड काउंटिंग द प्रिमिटिव ऑपरेशंस व्हिच मेक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल एल्गोरिदम टाइम। और यही बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जो कि ओवरऑल एल्गोरिदम के जो टाइम है उसके उसमें पार्ट प्ले कर रहे होते हैं। जैसे फर्स्ट करें आपके पास एक फॉर लूप की स्टेटमेंट है, तो जितनी दफा हमने लिखा हुआ होगा उस प्रोग्राम में कि इस फॉर लूप ने कितनी दफा एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को कितनी दफा एग्जीक्यूट कराना है, तो वो उस पर डिपेंड करेगा कि उसको टाइम कितना लेगा वो एल्गोरिदम रन होने में। तो ये बेसिक जो ऑपरेशंस होते हैं आपके, या जिनको हम प्रिमिटिव ऑपरेशंस भी बोलते हैं, ये ओवरऑल एल्गोरिदम के टाइम में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन प्ले करते हैं। बीस में ब्रॉडली, अच्छा अब आपके पास प्रिमिटिव ऑपरेशंस या बेसिक ऑपरेशंस जो हम कह रहे हैं वो होते कौन कौन से हैं? सबसे पहले कोई वैल्यू असाइन करने का ऑपरेशन, कि हमने कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया हुआ है, उसको उस पे हम उसमें हम कोई वैल्यू असाइन करा रहे हैं, यानी कोई हमने कैलकुलेशन की प्रोग्राम के अंदर और उसमें जो रिजल्ट आया वो हम उसके अंदर असाइन करा रहे हैं। तो वो बेसिकली मेमोरी के अंदर जाके स्टोर हो रहा होता है, तो वो भी टाइम लेता है कि मेमोरी, क्योंकि वेरिएबल तो हम देखिए शुरू में डिक्लेयर करा देते हैं ना, जैसे हमने फैक्टोरियल का वेरिएबल था पीछे, वो शुरू में हमने डिक्लेयर करा दिया था और उसकी वैल्यू भी हमने रख दी थी 1। तो ये कहीं जाके मेमोरी में स्टोर हुआ होगा। अब जब अगेन हमने जो ऑपरेशन अप्लाई करना है उसकी वैल्यू हमने फैक्ट के अंदर ही स्टोर करानी है, तो हमें उस वेरिएबल को सबसे पहले तो मेमोरी में से फैच करना है और फिर उसके अंदर वैल्यू असाइन करनी है। तो वो फैच करने में और वैल्यू असाइन करने में भी टाइम यूटिलाइज होता है। तो एक प्रिमिटिव ऑपरेशन वैल्यू असाइनमेंट का आ जाता है। फिर एक, अगर आपने कुछ डेटा आइटम्स को कंपेयर करना है, उसमें भी आपके पास वो भी एक प्रिमिटिव ऑपरेशन है। फिर कोई वैल्यू कंप्यूट करनी है, या एक डेटा को मूव करना है या स्वैप करना है, फिर कोई प्रोसीजर कॉल करना है या कोई फंक्शन कॉल करना है या कोई वैल्यू आपने रिटर्न करनी है। तो ये सारे ऑपरेशंस जो हैं जो आपके प्रिमिटिव ऑपरेशंस कहलाते हैं, जो कि आपके एक एल्गोरिदम के ओवरऑल टाइम को बता रहे होते हैं कि ओवरऑल कितना टाइम लगेगा एक एल्गोरिदम में। अब आपके पास जो टाइम एफिशिएंसी का जो एनालिसिस हम कर रहे हैं वो तीन केसेस की बेस पे होता है, बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट रनिंग टाइम्स। ये आपको मैंने शायद पहले भी बताया था कि बेस्ट टाइम कौन सा होता है आपके पास, कि आपके पास एक एल्गोरिदम को बेस्ट के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि एक एल्गोरिदम है, उसको हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, तो वो मिनिमम नंबर ऑफ जितना टाइम लेगा वो आपका बेस्ट केस में लाई करता है। फिर वो मैक्सिमम नंबर ऑफ जितना टाइम लेगा वो आपका वर्स्ट केस में लाई करता है। और अगर वो बीच में कोई टाइम ले रहा है कि ना मिनिमम ले रहा है और ना ही मैक्सिमम ले रहा है, तो वो एवरेज केस में लाई करता है। तो इसके अंदर अगेन ये डिपेंड करता है आपकी इनपुट पे डिपेंड करता है कि आपका एल्गोरिदम बेस्ट केस में एग्जीक्यूट होगा, वर्स्ट केस में एग्जीक्यूट होगा, या फिर एवरेज केस में एग्जीक्यूट होगा।
द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम में डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ द इनपुट्स, ठीक है, और ये डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ इनपुट्स पे भी, ये डिपेंड करता है कि इनपुट का क्या ऑर्डर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सॉर्टिंग की एग्जाम्पल लेते हैं तो वो कह रहे हैं द अंडरलाइंग एल्गोरिदम हैज टू डू मोर वर्क इफ द इनपुट डाटा इज रिवर्स सॉर्टेड देन इफ द डाटा इज प्री सॉर्टेड। कॉन्सिक्वेंटली इन द फॉर्मर केस, यानी ये जो रिवर्स सॉर्टेड वाला केस है, द रनिंग टाइम वुड बी मैक्सिमम। अब वो कह रहे हैं कि फर्स्ट करें हम सॉर्टिंग की अगर एग्जांपल लेते हैं, तो अगर हमें एक अरे गिवन है, उसके अंदर से हमने डाटा को सॉर्ट करना है, तो वो बिल्कुल ही अगर रिवर्स सॉर्टेड अरे पड़ी हुई है कि बिल्कुल डाटा 10 से 9 8 7 अप टू सॉन 1 तक है, तो हमें हर डाटा के ऊपर सॉर्टिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर टाइम सबसे ज्यादा लगेगा हमारे पास, या मैक्सिमम टाइम लगेगा। जबकि जो सेकंड केस है उसके अंदर डाटा पहले से ही प्री सॉर्टेड फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो आपको जब हम उसको सॉर्टिंग के एल्गोरिदम के अंदर उस डाटा को हम क्या कहना चाहिए, उस डाटा को हम डालेंगे और उसके ऊपर सॉर्टिंग एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे, तो वो एल्गोरिदम हमें फौरन से जल्दी रिजल्ट दे देगा, या मिनिमम नंबर ऑफ टाइम लेगा वो रिजल्ट जनरेट करने में, क्योंकि ऑलरेडी डाटा सॉर्टेड पड़ा हुआ है। तो जो आपकी बेस्ट एवरेज और वर्स्ट केस है वो डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ इनपुट्स पे भी। In general, time analysis is carried out to investigate best case, worst case, and average case by considering the following possible inputs. तो बेसिकली जो हम टाइम एनालिसिस कर रहे होते हैं कि आपकी फाइंड आउट क्या कर रहा होता है कि ये आपका बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस बेसिकली फाइंड आउट कर रहा होता है। वैसे तो हमें टाइम पता चल जाता है ना आपके पास, मतलब टाइम हमें पता चल गया है कि एल्गोरिदम में इसने एवरेज इतना टाइम लेना है, लेकिन अगर हमने उसका मोर स्पेसिफिकली जाके उसका बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस भी फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसका ऑर्डर ऑफ इनपुट्स की बेस पे हम उसके ये तीनों केसेस जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे। तो बेस्ट केस बेसिकली क्या है, द ऑर्डर ऑफ इनपुट ऑफ गिवन साइज फॉर विच द एल्गोरिदम हैज मिनिमम रनिंग टाइम, ठीक है, कि मिनिमम रनिंग टाइम जो एक एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होने में यूटिलाइज कर रहा होता है, और डिपेंडिंग अपॉन इट्स ऑर्डर, ठीक है, डिपेंड ऑर्डर ऑफ इनपुट, तो वो आपका बेस्ट केस में लाया करता है। इस बेस्ट केस को हम ऑप्टिमिस्टिक टाइम भी बोलते हैं इस टाइम को। फिर वर्स्ट केस आपके पास क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ इनपुट फॉर विच द एल्गोरिदम हैज मैक्सिमम रनिंग टाइम, के ऐसी ऑर्डर इनपुट का जिसके अंदर एल्गोरिदम मैक्सिमम टाइम लेगा, इसको हम पेसिमिस्टिक टाइम भी बोलते हैं। एवरेज टाइम फॉर ऑल द पॉसिबल ऑर्डरिंग ऑफ इनपुट्स टू द एल्गोरिदम, के एवरेज कितना टाइम लेगा एक एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होने में, तो इसको हम एवरेज केस एनालिसिस या एवरेज केस ऑफ टाइम बोलते हैं। इसके अंदर कुछ मैथमेटिकल नोटेशंस बताई हुई हैं बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट करने की। सपोज दैट इनपुट टू एन एल्गोरिदम कंसिस्ट ऑफ एन डाटा आइटम्स, ठीक है, एन डाटा आइटम्स पे एक डाटा हमारे पास डाटा सेट गिवन है जिसके अंदर एन इनपुट आइटम्स हैं। There could be several arrangements of the input data. Let capital N denote all possible orderings. Each of the arrangements is called an instance. यानी मेन तो चीज नीचे बताई हुई है, ये जो आपको मैथमेटिकल इनकी रिप्रेजेंटेशंस बताई हुई हैं, लेकिन एक जस्ट एग्जांपल ले लिए जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि फर्स्ट करें आपके पास एन नंबर ऑफ डाटा आइटम्स पड़ी हुई हैं और हर एक की कुछ पॉसिबल अरेंजमेंट्स पड़ी हुई हैं, जिस हमने कहा ना कि आपका ये डिपेंड कर रहा होता है ऑर्डर ऑफ इनपुट्स पे भी, तो उसी लिहाज से यहाँ पे अरेंजमेंट्स ऑफ इनपुट डिफरेंट है जो हम एग्जांपल कंसीडर इसके अंदर कर रहे हैं। तो उसके लिहाज से हमने देखना है कि बेस्ट एवरेज वर्स्ट केस की क्या इक्वेशन बनेगी। In, in general, the algorithm would take different time to process each instance of input. Let T1 of n, T1, T2 of n up to so on Tn of n be the running times for n instances, each for input size n. अब फर्स्ट करें हमारे पास डिफरेंट क्या कहना चाहिए ऑर्डर की इनपुट्स पड़ी हुई थी ना, तो हमने कह दिया कि जो एन मतलब ये T1 ऑफ एन टाइम भी ले सकता है, T2 ऑफ एन टाइम भी ले सकता है, अप टू सो ऑन, ये मल्टीपल टाइम्स हमने देख लिया कि आपके पास ये जो ऑर्डर ऑफ इनपुट्स हमारे पास पड़ी हुई हैं ये कितना टाइम ले सकती हैं। अब आपके पास इसकी बेस्ट इक्वेशन, वर्स्ट और एवरेज केस की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगी। इक्वेशन तो बेसिकली हर एल्गोरिदम के लिहाज से डिफरेंट होती है बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट केस की, लेकिन ये बेसिकली सिंपल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हैं। तो ये वही लिखा हुआ है कि अगर आपके पास
इन सारे डिफरेंट ऑर्डर ऑफ इनपुट्स पे डिफरेंट टाइम लग रहा है, तो जो टाइम सबसे मिनिमम होगा वो आपका बेस्ट केस ऑफ टाइम बन जाएगा, जो टाइम सबसे मैक्सिमम होगा वो आपका वर्स्ट केस ऑफ टाइम बन जाएगा। और अगर हम सब टाइम्स की एवरेज ले लें और उतना टाइम एक इनपुट सेट पे आ रहा है, तो वो आपका एवरेज रनिंग टाइम बनेगा। यानी एवरेज आपको लेना आती है कि सब टाइम्स को ऐड करना है और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स। इसके अंदर अब वो एक एग्जांपल बता रहे हैं कि फर्ज करें ये आपकी नंबर ऑफ इनपुट्स पड़ी हुई थी और इस पे ये टाइम आ रहा था टी ऑफ एन वाई एक्सेस पे लिखा हुआ। तो यहाँ पे हम ये जो हमारे पास बार्स शो हुई हुई हैं, ये बेसिकली बता रही हैं कि इस इनपुट पे कितना टाइम आ रहा है आपके पास, ठीक है, कि कितना ये टाइम लग रहा है, वन पे इतना टाइम लगा, टू पे इतना टाइम लगा। तो सबसे मिनिमम टाइम इधर आ रहा है आपके पास, ये कौन सी वाली ये कौन सी वाली आपके पास है, ये 6 वाली जो इनपुट है ना उसके ऊपर सबसे मिनिमम टाइम आ रहा है। सबसे मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आ रहा है, यानी कौन सी वाली पे, 17 वाली इनपुट पे आ रहा है सबसे मैक्सिमम टाइम। और एवरेज टाइम आपका फर्ज करें कि एवरेज लेके यहाँ कहीं बीच में आ रहा था, तो ये आपका टी ऑफ बेस्ट बन जाएगा, टी ऑफ वर्स्ट और टी ऑफ एवरेज। इसके अंदर यही बताया हुआ है कि ये ग्राफ आपके ये तीनों केसेस शो कर रहा है कि एल्गोरिदम के टाइम्स जो है वो 20 इनपुट्स का टाइम शो किया हुआ है ऑफ सेम साइजेस इन डिफरेंट ऑर्डर्स। अब ये जो 20 इनपुट्स है ना, इनका साइज सेम है लेकिन इनका ऑर्डर डिफरेंट है। The algorithm takes minimum time to process input 6 and the maximum time to process input 17, which are referred to as best and worst case. The average of all the running times for 20 inputs is also shown. In reality, all possible arrangements of input should be considered to determine the best, worst and average running time. ठीक है, जितनी भी एक इनपुट अगर हमें गिवन है उसकी जितनी भी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं उन सबको देखते हुए हम उसका बेस्ट एवरेज या वर्स्ट रनिंग टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है वो जो थर्ड पॉइंट था एक एल्गोरिदम की एनालिसिस के लिए, दैट इज एल्गोरिदम करेक्टनेस, कि हमने देखना है कि क्या ये एल्गोरिदम थ्रू आउट यानी फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन टिल एंड हमें ये करेक्ट रिजल्ट्स दे रहा है या नहीं दे रहा। तो ये एल्गोरिदम करेक्टनेस कहलाती है। और बेसिकली अब आपके पास सिंपल तो अगर प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स गिवन है तो वो तो एक ही रिजल्ट दे रही है ना, जैसे कोई वैल्यू असाइन हमने कर दी या दो वैल्यू को हम कंपेयर कर रहे हैं। मेन एल्गोरिदम की करेक्टनेस चेक करने की जरूरत हमें कहाँ आती है, जहाँ पे एक ही काम बार बार रिपीट हो रहा है, यानी जहाँ पे आपके पास लूप्स यूटिलाइज हो रही हैं। तो बेसिकली एल्गोरिदम की करेक्टनेस हम चेक करते हैं लूप्स में, ठीक है, जहाँ पे प्रोग्राम के अंदर आपके पास लूप्स यूज हो रहे होंगे। तो इसके लिए जो एक मेथड यूज होता है एल्गोरिदम करेक्टनेस की फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज लूप इनवेरिएंट मेथड। देयर आर नो स्टैंडर्ड मेथड्स फॉर प्रूविंग द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन एल्गोरिदम। However, many useful algorithms consist of one or more iterative computations using loop structures। ठीक है, वही बात हो गई कि आपके पास मेन हम एल्गोरिदम की करेक्टनेस फाइंड आउट करने की जरूरत कहाँ पे आती है, जहाँ पे हमारे पास आइट्रेशंस हो रही हो या लूप्स यूटिलाइज हो रही हैं। The correctness of such algorithms can be formally established by a technique called loop invariant method के थ्रू हम इसकी correctness find out करते हैं किसी भी algorithm की। A loop invariant is a set of conditions and relationships that remain either true prior to, during and after the execution of the loop। यानी इसके लूप इनवेरिएंट मेथड बेसिकली ये चेक कर रहा होता है कि जब आपका लूप एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम के अंदर, तो प्रायर टू एग्जीक्यूशन ऑफ लूप, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप और आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप, जो भी उस लूप के अंदर स्टेटमेंट्स या कंडीशंस लिखी हुई हैं वो ट्रू होनी चाहिए, यानी कि वो ट्रू रिजल्ट्स दें या आउटपुट आपको करेक्ट दें लूप प्रायर टू एग्जीक्यूशन और ड्यूरिंग और आफ्टर द एग्जीक्यूशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दे दिया है। एक सबसे पहले तो वो कह रही हैं कि जो लूप इनवेरिएंट कंडीशन या स्टेटमेंट है ना वो डिपेंड करती है आपके नेचर ऑफ प्रॉब्लम पे भी। ठीक है, कि आपकी प्रॉब्लम की क्या नेचर है उस पर भी ये डिपेंड करती है। अब अगर हम एक शॉर्टिंग प्रॉब्लम लेते हैं जिसके अंदर हमें कीज पड़ी हुई है, अगेन वो सॉर्ट करना है उन्हें, फॉर एग्जांपल द कंडीशन माइट बी द ऑर्डर ऑफ कीज इन अ सब अरे which should remain in ascending or descending order prior to and after the execution of each iteration। अब बेसिकली हमने सॉर्टिंग के अंदर ऑर्डर ऑफ कीज जो है वो सही करनी होती हैं, लाइक असेंडिंग ऑर्डर में करना है उसको,
या फिर हमने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो हमने ये चेक करना होता है कि जो हम लूप लगा रहे हैं उस अरे के ऊपर, जिसके थ्रू आपकी सारी सॉर्टिंग का जो मेथड है वो परफॉर्म हो रहा है, तो वो जो लूप है ना, वो उस लूप के एग्जीक्यूशन से पहले और आफ्टर द एग्जीक्यूशन करेक्ट रिजल्ट दे, यानी जो भी हमें रिक्वायर है असेंडिंग में अरेंज करना या डिसेंडिंग में अरेंज करना, वो उसी लिहाज से रिजल्ट दे या एक्यूरेट रिजल्ट दे। नेक्स्ट जो हमने देख पढ़ा पीछे के लूप इनवेरिएंट मेथड इसके लिए यूज होता है। अब लूप इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है कि वेरिएंट का मतलब होता है ना वेरी करना, जो चीज चेंज हो रही है। इनवेरिएंट का मतलब है जो चीज चेंज नहीं होती, यानी आपकी आउटपुट चेंज नहीं हो रही, आपकी आउटपुट थ्रू आउट ट्रू रह रही है या करेक्ट आ रही है। The loop invariant method establishes the correctness of algorithm in three steps, which are known as initialization, maintenance and termination. अब तीन steps के थ्रू हमारे पास किसी भी एल्गोरिदम की करेक्टनेस को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। वो तीन स्टेप्स क्या हैं? इनिशियलाइजेशन सबसे पहले, जिसके अंदर ये वाली कंडीशन पूरी हो जाती है कि प्रायर टू वाली। उसके बाद आपके पास आ जाती है मेंटेनेंस, जिसके अंदर आपकी ये कंडीशन को हो जाती है कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, और आफ्टर द एग्जीक्यूशन वाली जो है वो आपके पास ये थर्ड जो है टर्मिनेशन, इसके अंदर फुलफिल हो जाती है कंडीशन। एट ईच स्टेप द लूप इनवेरिएंट इज एग्जामिन्ड, हर स्टेप पे यानी इनिशियली, ड्यूरिंग द मेंटेनेंस एंड ड्यूरिंग द टर्मिनेशन हम लूप इनवेरिएंट को क्या कहना चाहिए, एग्जामिन कर रहे हैं कि क्या वो सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। If the loop conditions at each of the steps hold true, then the algorithm is said to be correct. तो इनिशियलाइजेशन बेसिकली क्या है कि लूप इनवेरिएंट इज ट्रू प्रायर टू द एग्जीक्यूशन ऑफ फर्स्ट आइट्रेशन ऑफ द लूप, यानी फर्स्ट आइट्रेशन जब लूप की हुई है उससे पहले आपका लूप इनवेरिएंट के पास जो भी रिजल्ट होल्ड हो रहा है या लूप जो भी रिजल्ट दे रहा है वो ट्रू होना चाहिए। मेंटेनेंस का क्या मतलब है कि if the loop invariant is assumed to be true at some iterations, it remains true after the next iteration, यानी during the execution अगर किसी आइट्रेशन पे हम देखते हैं कि आपका रिजल्ट जो है वो ट्रू आ रहा है, तो उससे नेक्स्ट आइट्रेशन के बाद भी आपका रिजल्ट ट्रू ही आना चाहिए। टर्मिनेशन आपके पास क्या है कि आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द लूप, यानी जब लूप आपका एंड हो गया, द इनवेरिएंट होल्ड्स ट्रू फॉर द प्रॉब्लम साइज, तो जो वो रिजल्ट जनरेट कर रहा है वो भी आपके पास ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन बेसिक इसके स्टेप्स हैं जिनकी बेस पे हम किसी भी एल्गोरिदम की करेक्टनेस को चेक करते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर लूप्स की ही करेक्टनेस को चेक किया जा रहा होता है कि लूप थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन करेक्ट रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एल्गोरिदम नोटेशन, यानी एक एल्गोरिदम को डिनोट करने के क्या क्या तरीके हैं, या हम एक एल्गोरिदम को किस किस तरह से लिख सकते हैं। For the purpose of design and analysis, the algorithms are often specified in either of the ways. ठीक है, इन दोनों में से हम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं एल्गोरिदम को राइट करने के लिए या उसको एक्सप्रेस करने के लिए। फर्स्ट वन इज प्लेन नेचुरल लैंग्वेज, कि हम जस्ट इंग्लिश की स्टेटमेंट्स में अपना एल्गोरिदम डिफाइन कर दें। एंड द नेक्स्ट वन इज सूडो कोड, कि हम इंग्लिश की स्टेटमेंट्स में देखें कि क्या काम रिपीट हो रहा है, तो उसकी जगह जो जो स्पेसिफिकली प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, लाइक लूप्स यूज हो रहे हैं या इफ एल्स की कंडीशंस यूज हो रही हैं, वो हम डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ पे ये यूज होना है, ताकि जब प्रोग्रामर उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करे तो वो उसको ज्यादा टाइम ना लगे। तो जो प्लेन नेचुरल लैंग्वेज में है वो बेसिकली क्या होती हैं, वो हाई लेवल डिस्क्रिप्शन होती हैं विच आइडेंटिफाइज सिग्निफिकेंट स्टेप्स मेनली टू डिस्क्राइब द डिजाइन फीचर्स। तो बेसिकली इसके अंदर क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिकली नहीं बताया हुआ ना कि लूप कहाँ पे लगना है और आपके पास इफ एल्स कहाँ पे लगना है, जैसे हमने लास्ट क्लास में जो एक एग्जांपल की थी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का एल्गोरिदम, तो उसके अंदर जस्ट लिखा हुआ था रिपीट स्टेप्स 2 and 3 अंटिल ये हो जाए, जो भी लिखा हुआ था। तो रिपीट की जगह हमें समझ आ जाता है कि हमने रिपीटेशन करनी है, यानी कि हमने लूप्स लगाने हैं। लेकिन जब इंग्लिश की स्टेटमेंट्स लिखी होंगी ना, तो वो जस्ट रिपीट लिखा था, तो वो थोड़ी हाई लेवल डिस्क्रिप्शन होती है, यानी उसमें हम बहुत स्पेसिफिक नहीं जाते। तो वो आगे प्रोग्रामर की मर्जी है, ये जो सूडो कोड में उसको कन्वर्ट कर रहा है, वो वहाँ पे लूप्स भी यूज कर सकता है, या दूसरी चीज हमने जैसे रिकर्जन पढ़ी थी डिपेंडिंग अपॉन उसकी रिक्वायरमेंट, वो ये भी यूज कर सकता है। तो प्लेन नेचुरल लैंग्वेज थोड़ी सी हाई लेवल डिस्क्रिप्शन होती है, और इसके अंदर बेसिकली हम पूरे डिजाइन फीचर्स या जो जो भी फीचर्स हैं उस एल्गोरिदम के अंदर वो डिफाइन कर रहे होते हैं।
जबकि अगर हम सूडो कोड में आए तो सूडो कोड मोर स्पेसिफिक है, इसके अंदर लो लेवल डिस्क्रिप्शन जो होती है ना वो स्पेसिफिक होती है ज्यादा। इसके अंदर हमने जहाँ पे रिपीटिशन लिखा है तो हम बता देते हैं कि लूप्स ही लगने हैं और कौन सा वाला लूप लगना है। कहीं पे डिसीजन आ रहा है तो हम इफ एल्स स्टेटमेंट बता देते हैं। और ये जो सूडो कोड है ये बेसिकली ज्यादातर हमें हेल्प करता है एनालिसिस एंड इम्प्लीमेंटेशन में, कि हमने अगर इम्प्लीमेंटेशन करनी है अपने एल्गोरिदम जो भी सूडो कोड गिवन है उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है तो हम इजीली उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। और दूसरी चीज जो हमने एनालिसिस करना है ना, मैथमेटिकल एनालिसिस, जो कि अभी हम इस कोर्स में करेंगे भी, तो वो भी आपका सूडो कोड के थ्रू ही परफॉर्म होता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी हुई हैं फर्स्ट वाले मेथड की जो प्लेन नेचुरल लैंग्वेज वाला था, और उससे नेक्स्ट में सूडो कोड की एग्जांपल दी हुई होगी। इसके अंदर हमने एक एल्गोरिदम लिखना है इन ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री की। ट्रावर्सिंग तो आपको पता है, अभी मैंने बताया था कि आपने एक किसी भी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी डाटा एग्जिस्ट कर रहा है उस सब को अगर आपने चेक करना है ना तो वो ट्रावर्सिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे आपके अंदर ट्री के पास जितना भी डाटा है उस सबको आपने चेक करना है तो वो ट्रावर्सिंग कहलाएगा। इन ऑर्डर ट्रावर्सिंग क्या होती है कि हम सबसे पहले अपना चेक करते हैं, लेफ्ट सब ट्री चेक करते हैं, फिर हम अपना रूट नोड चेक करते हैं। ठीक है, रूट नोड को मैं एन अगर कह देती हूँ क्योंकि इसके बाद राइट सब ट्री लिखना है डिफरेंशिएट करने के लिए। और फिर हम अपना राइट सब ट्री चेक करते हैं। तो ये बेसिकली इन ऑर्डर, मतलब लेफ्ट सब ट्री में क्या क्या डाटा पड़ा हुआ है, फिर रूट नोड का डाटा देखते हैं और फिर राइट सब ट्री में क्या क्या डाटा पड़ा हुआ है। तो ये बेसिकली इन ऑर्डर ट्रावर्सिंग है जो कि परफॉर्म करने का यहाँ पे एक लिखा हुआ है इन्होंने, एल्गोरिदम इन प्लेन नेचुरल लैंग्वेज। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने ये तो मैंने आपको काफी सिंपल या जनरली बताया है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोग्राम के लिहाज से एल्गोरिदम लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने क्या किया कि जो हमारा रूट नोड था उसको हमने स्टैक के अंदर पुश कर दिया, यानी इंसर्ट कर दिया। फिर पॉप, स्टैक के अंदर से पॉप का मतलब होता है उसको फेच किया या बाहर निकाला, या कह लें आपके उसको गेट किया। फिर स्टैक के अंदर से पॉप किया, अगर स्टैक इफ स्टैक इज एम्प्टी एग्जिट एल्स प्रोसेस का नोड। अगर स्टैक एम्प्टी है मींस के फर्दर इसके अंदर अभी कोई और नोड नहीं पड़ा हुआ तो आपने एग्जिट कर जाना है, अदरवाइज उसी नोड को आपने प्रोसेस करना है। इसी तरह आपने ट्री में नीचे तक जाते जाना है लेफ्ट मोस्ट पाथ को अडॉप्ट करते हुए एंड पुशिंग ईच राइट चाइल्ड ऑन टू द स्टैक। when the leaf node is reached go back to step 2। ठीक है, तो बेसिकली बस ये दिखाना है यहाँ पे कि हम एल्गोरिदम को इन प्लेन नेचुरल लैंग्वेज इस तरह लिखते हैं, सिंपल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में हम उसको लिख देते हैं। जबकि अगर हम सूडो कोड की बात करें तो सूडो कोड पे जाने से पहले सबसे पहले उन्होंने कुछ सूडो कोड कन्वेंशंस बताए हुए हैं या कुछ सिंबल्स वगैरह बताए हुए हैं जो कि हम सूडो कोड में यूज करते हैं, जो कि थोड़े से डिफरेंट हैं जो हम एक सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में या जावा के प्रोग्राम, जैसे सी प्लस प्लस और जावा डिफरेंट होती हैं उसी तरह सूडो कोड के अंदर भी कुछ ऑपरेटर्स या कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं। जैसे हर सूडो कोड को हम एक प्रोसीजर से डिनोट कराते हैं। प्रोसीजर वैसे एक फंक्शन की तरह ही होता है, जैसे आपके पास सी प्लस प्लस में फंक्शन होते हैं, उस फंक्शन या प्रोसीजर के अंदर हम क्या करते हैं, मेन हमारा जिस चीज के बारे में वो सूडो कोड होता है ना उसका नाम हम वैसा ही रखते हैं। जैसे मर्ज सॉर्ट, ये मर्ज से समझ आ रहा है कि मर्ज सॉर्ट का सूडो कोड होगा कोई जिसका नाम उन्होंने मर्ज रखा, और इसके अंदर हम पैरामीटर्स क्या पास करते हैं जो मेन मेन चीजें इसके अंदर यूज होनी होगी। जैसे मर्ज सॉर्ट में एक तो आपके पास अरे होती है जो कि जिसके अंदर डाटा पड़ा होता है और आपने उसको सॉर्ट करना होता है। दूसरा मर्ज सॉर्ट आपको मैंने पहले भी बताई थी, उसमें क्या होता है अरे को हम डिवाइड करते हैं मिड पॉइंट से और एंड तक हम डिवाइड करते जाते हैं जब तक हर डाटा इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो वो पी और क्यू है ना ये आपके मिड पॉइंट्स के लिए यूज हो रहे हैं। ए स्टैंड्स फॉर अरे और बाकी पी क्यू आपके मिड पॉइंट्स हैं। फिर असाइनमेंट जो है ना आपके पास के कोई वैल्यू असाइन करना, सिंपल सी प्लस प्लस में हम वैल्यू असाइन करते हैं इक्वल से। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू असाइन होती है ये लेफ्ट एरो से। जैसे ये वाली जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इसका बेसिकली मतलब है कि जे इक्वल टू के इक्वल टू पी। फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स वही यूज होते हैं जो सी प्लस प्लस में यूज होते हैं, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल और ये सारे। लॉजिकल जो ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे हमारे पास सी प्लस प्लस में हम क्या करते हैं कि एंड के लिए हम ये दो सिंबल्स यूज करते हैं, और के लिए हम ये यूज करते हैं। तो इसके अंदर हम सिंपल एंड और लिख देते हैं।
कंप्यूटेशंस के अंदर हम वही जितने भी अरिथमेटिक सिंबल्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो सारी आ जाती हैं। फिर अगर हमने कुछ चीज़ें एक्सचेंज करनी है या स्वैप करनी है चीज़ें, तो वैसे सी प्लस प्लस में हम स्वैपिंग के लिए एक थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर कराते हैं और अपनी वैल्यूज थर्ड में स्टोर कराते हैं, और फिर थर्ड के अंदर वो जब वैल्यू आ जाती है तो वो हमने जिसके अंदर भी स्वैप करनी होती है उसके इक्वल कर देते हैं। लेकिन सूडो कोड में हम स्वैपिंग के लिए ये डबल हेडेड एरो यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद लूप्स जहाँ पे यूज हो रहे होंगे, तो फॉर तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे अगर आप फॉर लूप लगा रहे हैं तो। उसके बाद नीचे आप एक डू की भी वर्ड लिखते हैं। डू ये डिनोट करता है कि फॉर के नीचे इसका मतलब है कि अब जो काम आ रहे हैं वो इसमें करने हैं, यानी रिपीटिशंस करनी है। फिर इसी तरह अगर फॉर के अंदर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो हम ये दो चीजें भी यूज कर सकते हैं। वाइल के अंदर भी डू यूज होता है, और डू वाइल जो आपका एक लूप होता है उसके अंदर हम अनटिल का वर्ड यूज करते हैं। कंडीशंस जो हैं इफ एल्स वाली, उसके अंदर जैसे सिंपल जब हम सी प्लस प्लस में कर रहे होते हैं तो ये देन लिखने की हमें जरूरत नहीं होती, लेकिन सूडो कोड के वक्त हम इफ देन एल्स इस तरह लिखेंगे। फिर ब्लॉक स्ट्रक्चर, यानी अगर आपने आपको जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो मल्टीपल लाइंस पे कंसिस्ट कर रहा है, तो उसकी इंडेंटेशन का मतलब यही होता है कि उसकी अगर आपने प्रॉपर फॉर्मेटिंग करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। यानी ये डू अगर इस डू के अंदर आ रहा है तो बजाय इसके इसको मैं इधर ही लिखूं, जिससे मुझे ये ना पता चले कि ये डू इसके अंदर आ रहा है या इसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स ही उसमें आ रहा है, तो इसके अंदर को करके जब मैं इसको लिख दूंगी तो इससे मुझे समझ आ जाएगी कि ये वाला डू इसके अंदर नेस्ट हुआ हुआ है, ठीक है। और ये वाला जो इफ एल्स है वो इस डू के साथ एसोसिएटेड है। तो इंडेंटेशन का मतलब बेसिकली फॉर्मेटिंग होता है। फिर कमेंट्स के लिए आपके सिंपल सी प्लस प्लस में ये सिंबल यूज होता था, इसके अंदर ये फील्ड एरो यूज होता है। जैसे यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम सी प्लस प्लस का उसको कन्वर्ट करके दिखाया हुआ है सूडो कोड के अंदर। ये बेसिकली इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम है। इंसर्शन सॉर्ट जो है वो सॉर्टिंग का ही एक सॉर्टिंग की एक टेक्निक है। उसका ये फर्ज करें एल्गोरिदम था कि उसका पहले जो फॉर लूप है वो टू से स्टार्ट हो रहा है, एन तक रह रहा है और जे प्लस प्लस हो रहा है। तो इसको देखिए यहाँ पे इन्होंने सूडो कोड में कैसे कन्वर्ट किया कि जे की वैल्यू टू से एन तक जा रही है, टू टू एन वेरी कर रही है, और इक्वल की बजाय हमने पीछे देखा था ना लेफ्ट एरो लगाना है, तो लेफ्ट एरो लिखा है। फिर लूप्स के बाद हमने डू की एक लाइन लिखी, मतलब लाइन तो नहीं है, सॉरी वर्ड है। हमने डू लिखा, और की एक वेरिएबल है जिसके अंदर ए ऑफ जे असाइन हो रहा है, तो अगेन इक्वल की जगह हमने ये लेफ्ट एरो प्लेस कर दिया। फिर नीचे कमेंट आ रहा है तो कमेंट हमने एज इट इज लिखा है, लेकिन उसके अंदर हमने ये वाला सिंबल यूज किया है। उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि ए ऑफ वन से लेके जे माइनस वन इक्वल टू जे माइनस वन। तो ये बेसिकली ये है क्या, ये ए ऑफ आई है ना, देखिए यहाँ पे आई लिखा हुआ है। तो सूडो कोड बेसिकली प्रॉपर कोड तो नहीं होता, तो इसलिए हमने इसको सिंपल लिख दिया है कि आपके पास जो भी जे माइनस वन में जो वैल्यू आएगी वो हमें आई को असाइन करनी है। क्योंकि इंसर्शन सॉर्ट अरे के अंदर भी परफॉर्म हो सकती है और किसी भी टाइप के डाटा स्ट्रक्चर के अंदर परफॉर्म हो सकती है, तो इसलिए सूडो कोड के अंदर हमने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि ये हम अरे के अंदर ही डिफाइन कर रहे हैं। अगेन अगर सी प्लस प्लस के अगर हम कोड पे आए तो वाइल के अंदर प्रॉपर ये ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, जबकि सूडो कोड के अंदर आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है। एंड का सिंबल यूज हो रहा था तो वो हमने इधर ए एंड डी एंड लिख दिया। फिर अगेन ये लूप था तो यहाँ इसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट डू से स्टार्ट करनी है, और उसके अंदर ए ऑफ आई प्लस वन, ए ऑफ आई को साइन हो रहा है तो हमने उसको साइन कर दिया लेफ्ट एरो के थ्रू। उसके बाद देखें आपके पास क्या हो रहा है, आई माइनस माइनस हो रहा है। आई माइनस माइनस का यही मतलब है ना कि आई की वैल्यू में हमने एक इंक्रीमेंट कर देना है, आई इक्वल टू आई माइनस वन कर देना है। तो इस चीज को जब मैं क्या कहना चाहिए, इधर सूडो कोड में कन्वर्ट कर रही हूँ तो हमने क्या किया है, इस इक्वल की जगह ये एरो पुट कर दिया है, जो आपके पास लेफ्ट एरो है, ठीक है। और अगेन लास्ट लाइन में इक्वल की जगह ये लेफ्ट एरो यूज हुआ है। तो ये कोड को सूडो कोड में कन्वर्ट करने का इधर तरीका बताया हुआ है, ताकि आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाए कि सूडो कोड में क्या क्या कन्वेंशंस यूज होती हैं या सिंबल्स यूज होते हैं, और एक सिंपल सी प्लस प्लस के कोड में क्या यूज होती है।
इसके बाद नेक्स्ट आपको एक केस स्टडी बताई हुई है कि फर्स्ट करें, ताकि हमने जो अभी तक जितने भी एल्गोरिदम डिजाइन एंड एनालिसिस के पीछे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो रिवाइज हो जाएं। तो इस केस स्टडी में हमारे पास क्या है कि प्रॉब्लम हमें क्या गिवन है कि हमें एक अरे गिवन है, उसका साइज क्या है, उस अरे का साइज है n, उसके अंदर से हमने मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमने इसका एल्गोरिदम लिखना है और उस एल्गोरिदम को हमें हमने एनालाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। वैसे सिंपल आपके पास मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने का एल्गोरिदम क्या होता है, ये देखें, फर्स्ट करें आपके पास अरे गिवन है, मैम इसके अंदर 4 है जी। मैम वो क्या नाम है, 1 बजे लाइट ना चली जाए, अटेंडेंस लगा दिया, वो फिर कॉल कट हो जाएगी बीच में। अच्छा, मैं पहले फिर अटेंडेंस लगाती हूँ, फिर जो टाइम होगा उसमें बता दूंगी। अच्छा, पहले नहीं ये मैम, वो सुन मोबाइल लें, बंद ना हो जाए ना फिर। आप हैं कौन? मैं एक रिहान हूँ। काम करें, आप लोग ना कमेंट बॉक्स में ना अपने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दें, मैं लेक्चर के एंड पे देख लूंगी। ठीक ठीक है, है ऐसे मैम। करना। अच्छा, ये मैं आपको क्या बता रही थी, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोग के साथ, नहीं हो रही है? नहीं हो रही मैम। देखते हैं अपने रजिस्ट्रेशन नंबर याद से कमेंट बॉक्स में लिख दें फॉर अटेंडेंस। या अब मैं आई गई हूँ, लगा देती हूँ, एक रेहान सद्दीक है आपका रोल नंबर, चलो मैं देख लूंगी। 031 17 बैच। 17 है। सालिहा, आप का क्या रोल नंबर है? मैम मैम रोल नंबर 16 31 है, 17 बैच है। हाँ ठीक है, मैं समझ आ गया, 17 रोल नंबर है, 31 सॉरी 17 बैच और 31 रोल नंबर है। ठीक हो गया मैम, ठीक हो गया। सालिहा, आप बताएं अपना रोल नंबर। मैम मेरे 16। बैच 16 और रोल नंबर 11। 11 ठीक है। जशीर का क्या है? 17 मैम बैच है और रोल नंबर 33। 33। नेक्स्ट नुमान का 109 है ना? 18 बैच है और 109 रोल नंबर है। नुमान गलत हुआ तो बता दिएगा। अच्छा, नेक्स्ट सलमान का 110 है मेरे ख्याल में। यस मैम। ठीक है। उसके बाद अनिका का क्या है? अनिका का बैच तो 18 है, रोल नंबर क्या है अनिका? अक्सा, आपका क्या रोल नंबर है? अच्छा ठीक है, मैम 70 और मैम मैम बैच 16 030। 030 है। ठीक है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई स्टूडेंट तो नहीं था पहले? ठीक है, ये मिल गया। अच्छा, बेसिकली जब हम करते हैं, चले आगे लिखा हुआ है, मुझे अब करने की जरूरत नहीं है। सिंपल हम जब सी प्लस प्लस में करते थे, जब प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, तो मैक्सिमम एलिमेंट अरे में से फाइंड आउट करने का एक प्रोग्राम अक्सर हमें कराया जाता है। तो उसकी लॉजिक क्या होती है कि हम क्या करते हैं कि फर्स्ट करेंगे, आपके पास अरे गिवन है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, 6 पड़ा हुआ है, फिर 2 पड़ा हुआ है, फिर हमारे पास 7 पड़ा हुआ है इधर, ठीक है, उसके बाद 1 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है? ये 7 वाला है। तो हम इनिशियली क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा देते हैं जिसका नाम हम मैक्स रख देते हैं, कुछ और भी आप रख सकते हैं। फिर हम हर अरे का एलिमेंट ना इस मैक्स के अंदर स्टोर कराते जाते हैं। लाइक सबसे पहले हमने जो फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा हुआ है 6 वाला, वो मैक्स में स्टोर कराते हैं। नेक्स्ट पे जब हम आते हैं तो हम उसको कंपेयर कराते हैं सेकंड के साथ। अगर सेकंड पे मैक्स में जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उससे कोई ग्रेटर पड़ा हुआ है, तो हमें पता चल जाता है कि 6 ग्रेटर नहीं था, 2 ग्रेटर था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे तो 2 जो है वो आपके पास ग्रेटर नहीं है, तो ये नेक्स्ट पे जाएगा। नेक्स्ट पे जब हम जाएंगे तो आपके पास आ जाता है 7। 7 को मैक्स के अंदर अब आपके पास क्या पड़ा हुआ है? 2 पड़ा हुआ है, 6 पड़ा हुआ है। 7 को 6 के साथ कंपेयर करेंगे तो 7 6 से ग्रेटर है, तो हमें पता चल जाएगा कि 7, फिर हम उसको रिप्लेस कर देते थे 7 से, तो हमने उसको 7 से रिप्लेस कर देंगे। और इसी तरह हम पूरी अरे को चेक करते हैं, और जब भी हमने इनिशियली फर्स्ट एलिमेंट को हमेशा मैक्स के अंदर स्टोर कर दिया, बाकी सब एलिमेंट्स को चेक करते जाना है, और जब भी हमें इससे बड़ा कोई एलिमेंट मिलेगा तब हमने रिप्लेस करना है मैक्स को इससे, वरना नहीं करना।
तो इसका एल्गोरिदम अगर हम सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट्स में लिखें तो क्या बनता है कि स्टोर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे इनटू द वेरिएबल मैक्स। एक वेरिएबल मैक्स बनाया, उसके अंदर हमने अपना फर्स्ट एलिमेंट अरे का इंसर्ट कर दिया। स्कैन अरे टू कंपेयर मैक्स विद अदर एलिमेंट्स, फिर पूरी अरे को हमने स्कैन करना है और साथ साथ हमने क्या करना है कि मैक्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है यानी फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू, उसको साथ साथ हमने कंपेयर करते जाना है बाकी एलिमेंट्स के साथ कि क्या कहीं आगे तो नहीं ग्रेटर एलिमेंट पड़ा हुआ। रिप्लेस करना है मैक्स को विद अ लार्जर एलिमेंट व्हेन फाउंड ड्यूरिंग द स्कैन, और जब भी स्कैन के दौरान अगर हमें लार्जेस्ट एलिमेंट मिलता है तो तब हमने वो एलिमेंट मैक्स के साथ रिप्लेस कर देना है, अदरवाइज नहीं करना। और एट द एंड हमने मैक्स रिटर्न कर देना है, तो जो भी मैक्स के अंदर वैल्यू आ रही होगी, क्योंकि सिर्फ ग्रेटर के केस में हम रिप्लेस कर रहे थे ना, अदरवाइज तो हम रिप्लेस नहीं कर रहे थे, तो एट द एंड जो वैल्यू मैक्स में पड़ी होगी वो ग्रेटर ही होगी। अब अरे को जब हमने स्कैन करना है, ये अरे में देखिए हमने स्कैन का मतलब है शुरू से लेके ना लास्ट तक हमने चेक करना है कि क्या क्या एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। तो हम क्या करेंगे स्कैन करने के लिए, क्या यूज करेंगे प्रोग्रामिंग के लिहाज से, यानी हमने फर्स्ट इंडेक्स से लेके ना लास्ट इंडेक्स तक देखना है कि क्या क्या एलिमेंट पड़े हुए हैं इसके अंदर। फर्स्ट को तो चलो हमने मैक्स वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया, बाकी इन सबको हमने चेक करना है। तो हम बेसिकली एक लूप लगाएंगे जो कि हर एलिमेंट को चेक करेगा। तो इस एल्गोरिदम के लिहाज से इसका सूडो कोड क्या बनेगा, सूडो कोड में उन्होंने हमें बताया कि सबसे पहले हम एक प्रोसीजर डिफाइन करते हैं और उसका कोई नाम रखेंगे। इस केस में हमने प्रोसीजर का नाम रख दिया फाइंड मैक्स, क्योंकि ये प्रोग्राम ही मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए है। और मैक्सिमम एलिमेंट हम किस में से फाइंड आउट कर रहे हैं, एक अरे में से फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने फाइंड मैक्स के पैरामीटर के अंदर एक फुल अरे पास कर दिया जो भी अरे हमें गिवन होगी। सबसे पहले अब हमने क्या किया कि क्योंकि हमने जो लूप लगाना होगा वो हमने फुल अरे की लेंथ पे लगाना है ना, ताकि हम अरे का हर एलिमेंट देख सकें कि कौन कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसीलिए हमने एक वेरिएबल एन लिया जिसके अंदर हम लेंथ ऑफ अरे प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है कि अरे की जितनी भी लेंथ होगी ना वो हमने एन के अंदर स्टोर करा दी, ताकि लूप के दौरान हम जस्ट इसको एज एन एन यूज कर सकें। अब हमने जो मैक्स वेरिएबल शुरू में इनिशियलाइज कराया था, क्योंकि ये सी प्लस प्लस का कोड तो है नहीं, तो इसलिए इनिशियलाइजेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमने मेन मेन जो स्टेप्स हैं वो लिखने हैं। तो जो आपके पास फर्स्ट हमने क्या करना है कि अरे के फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको हमने मैक्स वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। और अब फर्स्ट एलिमेंट तो मैक्स के अंदर स्टोर हो गया, तो हमने अरे का लूप कहाँ से स्टार्ट करना है, सेकेंड इंडेक्स से पूरी अरे के ऊपर, तो इसलिए लिखा हुआ है 2 to n। सेकेंड इंडेक्स से हमने स्टार्ट करना है और पूरी लेंथ ऑफ अरे तक इस लूप को हमने चलाना है, और बीच में कभी भी हमें कोई ऐसा अगर इंडेक्स मिल रहा है जहाँ पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो मैक्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है उससे ग्रेटर है, तो तब हमने उसको मैक्स से रिप्लेस करना है। जो कि इन्होंने नीचे एक इफ की स्टेटमेंट में बताया हुआ है कि अगर जो ए ऑफ जे चल रहा है हमारे पास, ए ऑफ जे का मतलब है कि ए के इस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है अगर वो ग्रेटर देन आ जाती है मैक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है उससे, तो हमने क्या करना है कि वो वैल्यू मैक्स को असाइन कर देनी है। इसका मतलब है जो इनिशियली हम मैक्सिमम समझ रहे थे ना अपना फर्स्ट इंडेक्स, वो बेसिकली मैक्सिमम नहीं था, हमें नेक्स्ट आगे जाके एक मैक्सिमम एलिमेंट या लार्जेस्ट एलिमेंट मिला जिसको हमने उसके साथ रिप्लेस कर देना है, और एंड में हमने अगेन अपना जो मैक्सिमम के अंदर जो भी वैल्यू आ रही होगी उसको रिटर्न कर देना है। देखें ये क्योंकि लूप एट द एंड ऑफ द अरे तक लगा हुआ है, तो हर आइट्रेशन पे ये चेक करेगा कि क्या जो भी वैल्यू उस इंडेक्स पे लाई कर रही है वो ग्रेटर तो नहीं, अगर ग्रेटर है तो ये उसको रिप्लेस कर देगा। तो इस तरह एट द एंड जो हमें ये मैक्स मिलेगा जिसको हम रिटर्न कर रहे हैं उसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू ही पड़ी हुई होगी। ये फिर मेरे ख्याल में थोड़ी सी आगे से चीजें अगर मैं डिस्कस करने बैठ जाऊंगी तो ये ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में इनको फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है मैम। और नेक्स्ट क्लास में ना क्विज भी होगा, ठीक है। मैम क्विज के अंदर जो हमारा जो आज वाला लेक्चर है ये इंक्लूड है? हाँ जी, ये इंक्लूड है केस स्टडी से पहले पहले तक, क्योंकि केस स्टडी तो अभी आधी हुई है वो उसका तो फिर आप नहीं कर सकेंगे, तो ठीक यहाँ है तक मैम। ना। हाँ, केस स्टडी से पहले तक और एक फर्स्ट वाला लेक्चर, इसमें ओके से मैम। नेक्स्ट क्लास में क्विज होगा। मैम मैम वाइवा ओरल बेस हो मैम वाइवा बेस होगा या नहीं नहीं, एमसीक्यूज बेस? वाइवा बेस्ड नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है।
वाइवा बेस्ड कभी बीच में लूंगी, लेकिन अभी ये वाला वाइवा बेस्ड नहीं होगा। ओके मैम। ठीक है, चलें फिर, यही था आज का लेक्चर।